हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेसिकली एक एक्सप्रेशन को प्रूव करने वाले हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो करते हैं इसे स्टार्ट। ये वो समय था जब आइंस्टीन साहब ने 1905 में अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आइंस्टीन साहब ने सबसे पहले जो इक्वेशन को डराइव किया था वो थी E=mc², जो कि मैं समझता हूं फिजिक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर इक्वेशन मानी जाती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बताने से पहले लोग ये समझा करते थे कि एनर्जी और मास ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। बट आइंस्टीन साहब ने बताया कि जो मास है ना, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये एनर्जी पे डिपेंड करती है। और किस तरीके से डिपेंड करती है उसका इन्होंने एक रिलेशन भी बता दिया विद प्रूफ। और इसका प्रूफ मैं आपको करा चुका हूं पहले ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी और मास के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। मान लेते हैं यहां पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, मान लेते हैं F, जिसकी वजह से ये बॉडी अब आगे मूव करनी स्टार्ट कर देगी। यानी कि बॉडी में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी की एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अगर एनर्जी बढ़ रही है तो मास भी बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं E=mc² होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो आइंस्टीन साहब ने ये वाली इक्वेशन बताई थी, फिर इस इक्वेशन की मदद से ये वाला एक्सप्रेशन को उन्होंने प्रूव किया था, वही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एनर्जी अगर बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा, सही बात है कि नहीं, क्योंकि C तो हमेशा कांस्टेंट होता ही है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, सही बात है कि नहीं। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ रही है जिसकी वजह से मास भी बढ़ेगा। तो जब तक मैं इस पर फोर्स लगाता रहूंगा वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और वैसे वैसे हमारा मास बढ़ता चले जाएगा। और एक्चुअल में हम लोग वही निकालना चाह रहे हैं, मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉडी इस वक्त रुकी हुई है, और जब ये रुकी हुई है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। और मान लेते हैं जब इसकी वेलोसिटी 0 थी तब इस बॉडी का मास था m0। ठीक है, इसको हम रेस्ट मास भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपने बचपन में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू होता है F.V के बराबर। ये वाली इक्वेशन आपने बचपन में पढ़ी हुई है। अब कुछ लोग होंगे कि किसी को याद होगा, किसी को याद नहीं होगी ये वाली इक्वेशन, तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको 1 मिनट में प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखो हम लोग ये जानते हैं पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम टेकिंग, सही बात है कि नहीं। और वर्क को क्या लिखते हैं, F.x अपॉन टाइम टेकिंग, सही बात है कि नहीं। ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, सही बात है कि नहीं। तो देखो F.x को क्या लिख सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट है ना यार, तो Fx cos थीटा, सही बात है कि नहीं, अपॉन टाइम टेकिंग x/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, Fv cos थीटा। ठीक है, अब Fv cos थीटा को क्या लिख सकता हूं, F.v। क्यों, देख लो यार, ये डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में, और डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, Fv cos थीटा। तो इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं ना, नहीं लिख सकता। ठीक है, तो यहां से पावर निकल के आ गया, पावर होता है F.v के बराबर। और हम लोग ये जानते हैं पावर dw/dt भी तो होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और हमने 11वीं में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर कि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि W को मैं E के बराबर लिख सकता हूं d/dt ऑफ E। ठीक है, और पावर हमने ये निकाल लिया F.v के बराबर होता है। बस ये हमारे रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, बिकॉज आई नीड स्पेस, इस वजह से मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखो ये अपने पास इक्वेशन फिलहाल है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, d/dt ऑफ mv, rate of change of momentum with the time taken is known as what, force। आपने ये बचपन में पढ़ा हुआ है। देखो न्यूटन साहब की क्या गलती थी, न्यूटन साहब ने यही तो करा था कि मास को कांस्टेंट की तरह अज्यूम किया था, जिसकी वजह से ये मास बाहर ले गया था इन्होंने। ठीक है, और dv/dt को तो वो बोल ही देते हैं एक्सेलरेशन होता है। तो F = ma, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता था।
सही बात है कि नहीं? बट आइंस्टीन साहब ने ऐसी गलती नहीं करी, उन्होंने मास को कांस्टेंट नहीं ट्रीट किया, क्योंकि वो जानते थे इससे पहले वो E = mc² वाला रिलेशन निकाल चुके हैं, तो उन्हें पता था कि मास जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से वो ब्रैकेट अंदर वाले डिफरेंशिएशन के ब्रैकेट से इसे बाहर नहीं लेके आए थे। तो एज इट इज जो ये फोर्स का एक्सप्रेशन है उसको यहां से उठाओ, इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है? तो dE/dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ mv इंटू v, बाहर है ये v। और याद रखना वेलोसिटी जो है ना यहाँ पर v, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्यों कांस्टेंट क्वांटिटी है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर सबसे पहला असम्पशन ये माना गया था कि ये जो थ्योरी है ना, ये सिर्फ डील करती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं ऑब्वियसली, ठीक है? तो ये वेलोसिटी मैं अंदर लिखूं चाहे बाहर लिखूं एक ही बात है। तो इस वेलोसिटी को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये v² हो जाएगा बाहर, ठीक है? और E = mc² तो होता ही है, ये इससे पहले प्रूफ हो चुका है बाय आइंस्टीन। इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है? c² कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लो, c² dm/dt इज इक्वल टू, देखो बहुत आसान है, अब तो बस कुछ है ही नहीं है, इंटू v²। ये v² अब बाहर आ चुका है, ठीक है? मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब अपनी कॉपी पे तुरंत की तुरंत लिखना शुरू कर दो यार, बस, ठीक है? अब एक काम करो कि 2m का मल्टीप्लिकेशन कर दो पूरी इक्वेशन में। देखो 2m मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, 2m मैंने यहां से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे कि क्यों करा ये, ठीक है? उसको अभी मालूम पड़ जाएगा कि क्यों किया। इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? ये एक्सप्रेशन असल में d/dt ऑफ m² के बराबर है। सही बात है कि नहीं? देखो m² का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ m dm/dt, जो कि ये है ही है, ठीक है? तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, d/dt ऑफ m², और c² को चाहे अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो एक ही बात है, ठीक है? तो c² को मैं अंदर ले जाता हूं, इज इक्वल टू, देखो dm/dt इंटू ट्वाइस ऑफ m, अभी निकाला क्या है, d/dt ऑफ m² के बराबर। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखूं चाहे अंदर लिखूं एक ही बात है, तो इस वजह से मैंने v² अंदर ले लिया, ठीक है? अब आप अगर डेरिवेटिव पढ़ के आए हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपने एक कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि दो फंक्शन अगर मेरे पास हैं और उन दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर है, तो उन फंक्शन के बीच में सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। समझ में नहीं आया ना? इसको एग्जांपल से समझते हैं यार। मान लीजिए fx है x³ और gx है मेरा x³ + 3। ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, पर इनका डिफरेंशिएशन बराबर है। f' = g' के बराबर दिखाई दे रहा है। ये किसके बराबर है? 3x², ये भी 3x² के बराबर है। तो जब डिफरेंशिएशन दो फंक्शन के बराबर होते हैं, तो उन फंक्शन के बीच में सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। सही बात है कि नहीं? और इस बात को यार आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई dt से dt कैंसिल करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे, तो उन फंक्शन के बीच में देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाता है। ये इंटीग्रेशन मैंने विद रिस्पेक्ट टू dt किया, याद रखना, ठीक है? तो ये क्या बचेगा, m² c² इज इक्वल टू m² v² प्लस c। दो क्या बोला था मैंने अभी, क्या बताया था कि अगर ये मेरा फंक्शन fx मान लो, ये मेरा फंक्शन gx मान लो, अब fx और gx का डिफरेंशिएशन बराबर है, तो इन दोनों फंक्शन के बीच में कांस्टेंट का डिफरेंस आता है। इन दोनों फंक्शन के बीच में एक कांस्टेंट का डिफरेंस आता है। ये आप डिफरेंशिएशन में पढ़ते हो, ठीक है? हमारी शुरुआत वाली कंडीशन क्या थी, जब वेलोसिटी 0 है तो मास क्या माना था हमने, m0 के बराबर, जिसको हम रेस्ट मास भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन को जरा सेटिस्फाइड करो। v जब 0 होगा तो ये 0 हो गया, m² c², ये m0² बन जाएगा, क्योंकि जब वेलोसिटी 0 थी तब मास कितना था, m0 के बराबर, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, m0² c², तो c की वैल्यू आ गई m0² c²। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो c की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, m² c² इज इक्वल टू m² v² प्लस m0² c²। अब एक काम करते हैं यार, कुछ नहीं करते, इसको थोड़ा इधर से उधर ले जाते हैं। m² यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो c² - v² बचेगा, ये हो जाएगा m0² c²। यहां से m निकल के आ रहा है भाईजान, m² क्या आएगा, m0² c² अपॉन c² - v²। अंडर रूट ले लो, m की वैल्यू क्या आएगी, m0 c अपॉन c² - v²। यहां से नीचे से ना c² कॉमन ले लो, जब c² लोगे कॉमन लोगे तो c बाहर आ जाएगा,
क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। अंदर बचेगा क्या, 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। ये सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, काम खत्म भाईजान, ये सी स्क्वायर है। यही तो हमारा एक्सप्रेशन है, कितना आसान है देख लो। अब हमने ये देखा कि जब कभी भी हम कोई भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, बट वेलोसिटी अगर बढ़ रही होगी ना तो मास भी बढ़ रहा होगा। कैसे, देखो अगर वेलोसिटी बढ़ी तो ऑब्वियसली सी बात है 1 में से मैंने कुछ बढ़ती हुई क्वांटिटी को माइनस किया है तो इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू घटेगी। डिनोमिनेटर घट रहा है तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली सी बात है, अगर ये बढ़ रही है तो मास भी बढ़ रहा है, तो मास बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है। इस चीज को आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, एनर्जी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है हमेशा वेलोसिटी के, ठीक है। और हमने ये अभी निकाल लिया कि एनर्जी है मास के भी प्रोपोर्शनल, तो मास भी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, वो आपको यहां से भी दिखाई दे रहा है और यहां से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही आसान होता है इसका प्रूफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय विद हाई फाई।